परम यशस्वी अध्यक्ष, तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडेय जी, जो हमारे स्वल्प निवेदन को स्वीकार करके और बड़ा ही कष्ट सहते हुए आज सुबह ही आप घर से 4 बजे निकले होंगे, क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा था। गाड़ी के लिए मैंने निवेदन नहीं किया था। यदि भी आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु फिर भी हमारा दायित्व होता है कि यदि कुछ दे नहीं पाएंगे तो कम से कम गए तो रहो अपने पास से। तो आपने कहा नहीं, मैं ट्रेन से ही आऊँगा, और प्रातःकाल 4 बजे आप ही नहीं बल्कि आपके साथ में जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय विश्व में प्रतिष्ठित है, उसके वेद वेदांग संकाय के जो अधिष्ठाता हैं, वेद और वेदांग के जो अधिकारी विद्वान हैं, वशीकृत शारद हैं, ऐसे प्रोफेसर महेंद्र पांडेय जी, मैंने उनके नाम में कुमार लगा दिया। यदि भी मुझे लगा तो मैंने सबसे पहले आपको ब्रोशर भेज दिया कि वो देख लेंगे तो बता देंगे, लेकिन आपने बताया नहीं। और आपका चित्र भी जो लगाया हमारे प्रिय शिष्य ने, वो युवावस्था का लगा दिया। तो आपने कहा कि सर हमारे नाम में कुमार भी नहीं है, और हमारा चित्र अगर आप बताए होते तो मैं बढ़िया सा भेजता। तो हमने कहा सर, फिर तारुण्य की साधना करने का कि हमारी परंपरा रही है, तो आप युवा दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, और हम आपको कुमार ही समझने लगे। ये भी हमारा हो सकता है कोई अपनत्व का भाव हो कि आप मार को भी कुत्सित कर देते हैं, इसलिए कुमार हो सकते हैं। कुत्सित मार वाला भी कुमार होता है, वो कुमार आप नहीं है। मार को भी कुत्सित कर देने वाला जो है, उसकी धज्जियां उड़ा देने वाला, तो इसका मतलब वो वशीकृत जितेंद्रिय हो जाएगा। तो ऐसे हमारे महेंद्र पांडेय जी, आप दोनों लोग एक साथ तो नहीं निकले थे, लेकिन एक साथ एक ही ट्रेन से आ गए, और आपकी ट्रेन लगभग 10:30 बजे पहुंच रही थी। तो हमने कहा कि संभवतः हम आपका स्वागत भी नहीं कर पाएंगे, वाहन भी नहीं भेज पाएंगे, आप लोग अपना वाहन करके आ जाइएगा। तो ऐसे सहृदय और अपने अपनत्व का भाव रखने वाले दोनों आचार्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने अपने विद्या, अपने अपने शास्त्र के आप अधिकारी और विश्व मानक को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। आपके सभी के दशाधिक ग्रंथ प्रकाशित हैं, उनका मैं वर्णन नहीं करूँगा, नहीं तो समय नहीं रह गया है, आपको छोड़ना भी है मुझे। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपति विश्वनाथं शांत सदा शिवाय ईश्वराय माता अन्नपूर्णायै नमो नमः। अत्यंत गौरव हम अनुभव करते हैं। इस उत्तर प्रदेश के राजधानी में अपने संस्कृत के परिषद में और इस आप आचार्य विद्वानों के बीच में मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो रही है। अभी संप्रति उपस्थित हमारे मंजा सिंह शुक्ला जी हैं, और प्रोफेसर गिरी जी हैं, प्रोफेसर शुक्ला जी हैं, सर अधिकारी जी हैं, और जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत छोटे में समय जो मिश्र जी हैं, जिसका नाम है प्रकर्षेण याग, जिस पर हम कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ऐसी चीज़ है तो इस संसार को जोड़ता है। गीता में सब लोग जानते हैं कि यज्ञ क्या चीज़ है। खैर समय बहुत कम है, लेकिन यज्ञात होते पर्जन्य, ये तो जानते होंगे, और जब पर्जन्य होता है तो इससे क्या होता है। तो ऐसे के रूप में जो राष्ट्रीय ये सेमिनार करा रहे हैं, वो आप प्रकर्षेण याग के रूप में, आपका यह याग है, विभिन्न प्रकार के याग हैं। श्रौत याग है तो उससे स्मार्त याग भी है इसमें,
और स्रोतस मार्ग से आए हुए पधारे हमारे विशिष्ट प्राचार्यगण, आचार्यगण हमारे जो है वो सिंह साहब हैं, मैडम जी हैं, और यहाँ पे पाठी जी विशिष्ट विश्व विश्रुत हैं, और अनेक विद्वान स्वविशेषज्ञ के प्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, और प्रोफेसर यादव जी विश्व विश्रुत विद्वान बैठे हैं। इन लोगों के बीच में याग के बारे में विशेष नहीं कहूँगा, क्योंकि यह जो जोड़ा गया है राष्ट्रीय संविधान, उसको चलाने वाले भी हैं तो प्रोफेसर जो है प्रयाग नारायण मिश्र जी है। कितना अच्छा अद्भुत संगम है। और थोड़ा सा और कहूँगा कि वेद तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, साइन करने वाला वेद को ज्ञान से अलग नहीं जोड़ सकते। ज्ञान कैसा आएगा? आचार हीनो न पुनंति वेदा। अगर आचार विचार गड़बड़ है तो वेद जो ज्ञान है वह किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इसलिए जो भी आचार्य है, क्योंकि इसमें जो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आप तत्व है और देवता तत्व है, सबकी प्रार्थना है। क्यों प्रार्थना है? कि हमारे आचार विचार मनोभाव को पवित्र रखें। अगर यही गड़बड़ होगा तो हमारे वेद के जो ज्ञान स्वरूप जो हमारे ऋषियों ने दिया है उपदेश, वह किसी काम का हमारे ऊपर प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञात हमारे पूर्ण यज्ञ मिलकर के देखिए 21 है मुख्य रूप से, स्रोतस मार्ग मिलकर के। इसके विशेष रूप हमको लिख कर रहा है, समय कम है, नहीं तो बहुत विशेष रूप से आप वैज्ञानिक तत्व बताते इसमें, और आचार्य लोग हैं, टाइम कम है, आचार्य लोग का कुछ सुनना है आप लोगों को, लेकिन थोड़े में हम बता दे रहे हैं कि अगर हम लेंगे यही यज्ञ 21 यज्ञों में, अगर स्मार्त यज्ञ लेते हैं तो संस्कार आता है। तो संस्कार में जो भी चीज कही गई है वह हमारे जीवन के उत्तर का प्रारूप है, क्योंकि उसमें प्रारंभिक संस्कार से लेकर के 16 संस्कार में माता के गर्भ में हम सभी उत्पन्न जब होते हैं तो अनेक वेद मंत्र से प्रतिपादित उसमें शक्तियां निहित रहती है। वह यज्ञ का स्वरूप है। उसी से हमारा रसो वही अन्नम, अन्न जल सब कुछ प्राप्त होता है। अन्नम वही विष्णु। अब समझ लीजिए एक एक चीज आपको प्राप्त होती रहेगी। तो विशेष रूप से जब अन्न विष्णु का रूप है, अब विष्णु व्यापनोति विष्णु, संसार को व्यापनशील करने वाला विष्णु है। वह जगमाती सृष्टि में कण में व्याप्त है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि सप्तमसा गूढ़मग्रे सविभेद प्राणो भूत्वा जीवम प्राविवेश। संसार को चलाने के लिए वह ईश्वर सबके अंत में मन में आत्मा रूप में बैठा हुआ है, सृष्टि के रूप में हमारे साथ चलता है, और हमें पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे गुरुजन, हमारे पितृजन, मातृजन के द्वारा उपदेश निहित है हमारे वेदों में। अगर उसका हम सही प्रारूप से चले तो हम अपने आप को, हमारा आचार विचार होगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इसी में सारा चीज निहित है। यही कहकर मैं विराम करता हूँ। सभी आचार्यगण मंत्राचार्यों को क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मंच पर विराजमान अध्यक्ष महानुभाव, मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान प्रोफेसर गिरी साहब, विशिष्ट वक्ता को अभी आपने सुना हमारे अग्रज आचार्य पांडे जी। सर साइन अभी नहीं। संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य हमारे अत्यंत आदरणीय आचार्य प्रयाग नारायण मिश्र जी, अग्रज प्रोफेसर यादव साहब, जिनको मैं पहचान रहा हूँ नहीं पहचान रहा हूँ, सबको, सभी अग्रज अनुज भाइयों और बहनों, सबको भगवत भाव से मैं नमन करता हूँ।
इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिमान को लेकर के आयोजित है, भारतीय ज्ञान परंपरा के दो अक्षय प्रतिमान हैं। एक है निगम और दूसरा है आगम। दोनों ही परंपराओं में विश्व मंगल कारक विज्ञान उपस्थित है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तद्क्वचित्, जो यहाँ है वही अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ऐसा उद्घोषक वेदव्यास, भगवान वेदव्यास का जो उक्ति है वह श्रुति प्रमाण आगम मंगले शेते जरा मृत्यु भयाद अभितः। श्रुति का प्रमाण और आगम का मांगलिक अनुष्ठान जो करता है वह जरा मृत्यु से रहित होकर के शयन करता है। मित्रों, यह जो विषय निर्धारित है इसके परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कि वर्तमान युग की अब संस्कृति में जब नैतिक मूल्यों का नितांत अभाव है, जब मनुष्य स्वार्थ साधन और अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत जीवन के चरम लक्ष्य से च्युत हो गया है, आज प्रदूषण चारों ओर व्याप्त है, आंतरिक और बाह्य। आज पर्वत नीचे झुक रहे हैं, वन संपदा नष्ट हो रही है, कभी अनावृष्टि है तो कभी अतिवृष्टि, प्रकृति अपना प्रतिशोध ले रही है, सुनामी आपदा देख चुके हैं, बमबारी देख ही रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। व्यभिचार, बलात्कार, अभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार एवं दुराचार का अंत नहीं। समाज की रूठ टूट रही है, न भाई भाई का है न पुत्र पिता का। सामाजिक संबंध छिन्न विच्छिन्न हो रहे हैं, नैतिकता और मानवता का पूर्ण ह्रास है। लोभ मद मोह के कसायों ने अपना जाल चारों ओर बिछा दिया है। यांत्रिकी और तकनीकी संस्कृति के भौतिक सुखवाद की दौड़ में मानविकता रुग्ण हो गई है। मनुष्य आज जिज्ञासा के साथ नहीं विजिज्ञासा से जी रहा है। तुलसी के शब्दों में नहीं मानत है कोई अनुजा तनुजा, पर दो ही पर दारत, पर धन पर अपवाद। सभी प्रमाद और प्रमाद में बह रहे हैं। आज जिस नोबेल पुरस्कार की महिमा और गरिमा है उसको मर्चेंट ऑफ डेथ कहा जाता है। आप स्पर्धा की दौड़ में सभी धनिक होना चाहते हैं। इस नई व्याधि को, अभिजात वर्ग की अंतहीन महत्वाकांक्षा को आज ट्राइगलिस्ट साइकिल सिंड्रोम कहा जाता है, अर्थात द्रव्य लाभ और अर्थ साधन इनके प्रकार किया जाए। जिस नोबेल पुरस्कार की महिमा गरिमा है उसे मर्चेंट ऑफ डेथ कहा जाता है। आप मेरे इस विवेचन को विषयांतर न समझें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विश्व मंगल कारक सूत्र हैं, इसकी आज जितनी पहले आवश्यकता थी, प्रासंगिकता थी, वह उससे ज्यादा ही आज इसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता है। इस व्यापक रूप में हम इस हमारी जो विश्व वेद की और आगम की जो परंपरा है उसमें पूरे तरह से उसका समाकलन किया जाए, तभी बात सुस्पष्ट हो सकती है। नयनात् नीति रुच्यते, नयन व्यापार करता है, दुष्प्रवृत्तियों को जाकर के सुप्रवृत्तियों के लिए ले जाता है।
कहना तो बहुत कुछ है, मुझे लिख करके रखा भी बहुत हूँ, लेकिन हमारा दिमाग लगा है स्टेशन पर। सत्य बात है, सत्य यह है, क्योंकि वेद माता से लेकर आधुनिक चिंतकों तक, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस तक वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता स्वीकृत की गई है। और हमारे दोनों ही परंपराओं में, चाहे निगम परंपरा हो चाहे आगम परंपरा हो, बिना आगम के पूरी परंपरा पूरी नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को इस पर भी ध्यान दिलाया, और आगे यह छपेगा भी, आप लोग देखेंगे ही। अब मैं तो अपना बता ही चुका हूँ कि मेरा ध्यान कहाँ है, जो है तो शब्द शांत है, कहना अनंत है। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस संपूर्ण सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी सर, जो अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के अध्यक्ष भी हैं, संपूर्ण सत्र के विशिष्ट वक्ता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हुए संकाया अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र कुमार पांडेय सर, तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हम सबके बीच आए हुए विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर शीतला प्रसाद, लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृत विभाग के विभागाध्यक्ष अग्रज डॉक्टर अभिमन्यु सिंह सर, संस्कृत एवं प्राकृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्षचर, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, महान साहित्यकार प्रोफेसर राम सुमेर यादव सर, पुणे में एस.डी. जोशी सर के सानिध्य में मार्गदर्शन में पीएचडी कर चुके विविध पुस्तकों के रचनाकार डॉक्टर कृपाराम त्रिपाठी सर, एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की सहाचार्या डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा मैम, डॉक्टर ऋचा शुक्ला मैम, लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के हमारे मित्रमणि डॉक्टर सत्यतेजु जी, समझ लीजिएगा क्या करें, ऐसा करें सर, आप प्रोसीड करिए। इसी क्रम में डॉक्टर अशोक कुमार शतपथी जी एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं अन्य विभाग के विद्यार्थी, शोधार्थी, प्रतिभागी, इसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग के हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, आप सभी विद्वज्जनों को यथोचित अभिवादन करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहता हूं। विद्वज्जन, संगोष्ठी का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिमान। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को शोध की दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता महसूस होती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रायः हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली के बीच में भेद नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं यह हम सबके अकादमिक चिंतन की न्यूनता है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक अलग विषय है, भारतीय ज्ञान प्रणाली एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय ज्ञान प्रणाली का भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ संबंध है। भारतीय ज्ञान परंपरा को इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन या इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस के रूप में जाना जाता है, या इसे हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस के रूप में जान सकते हैं, या इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के रूप में जान सकते हैं।
वहीं भारतीय ज्ञान प्रणाली को इंडियन नॉलेज सिस्टम या इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के रूप में जाना जाता है। एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली की चर्चा है, भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा नहीं है। जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनका मैं विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एनईपी 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात की जाती है, भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात की जाती है, और नैक के द्वारा शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उनमें आईकेएस के सेंटर को इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की जाती है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय ज्ञान परंपरा में किस प्रकार का भेद है और किस प्रकार का संबंध है, इसे इस संगोष्ठी में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली साधन है, भारतीय ज्ञान परंपरा साध्य है। दोनों में साध्य साधन भाव संबंध है। भारतीय ज्ञान परंपरा को हम भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से जान सकते हैं। आज 2020 से एनईपी 2020 का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है, आप देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर बातें तो अच्छी अच्छी पूरे अकादमिक जगत में की जा रही है, लेकिन कुछ निकल करके बहुत हम कह सकते हैं कि तलस्पर्शी चिंतन लोगों के समक्ष नहीं आ पा रहा है। उसका कारण यही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली के बीच में हम भेद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा चिंतन है, उस चिंतन को हम अपने अपने पृष्ठभूमि के आधार पर, अपने अपने बैकग्राउंड के आधार पर हम प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन दारोमदार ज्यादा बढ़ जाता है हम जैसे संस्कृत के विद्यार्थियों पर कि हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली पर चिंतन करना है और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर चिंतन करके भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली में भेद कैसे कर सकते हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा का जो उत्स है वह वेद है, और वेद में जो परंपराएं दृष्टिगत होती हैं, चाहे वह आगम की परंपरा हो, चाहे वह निगम की परंपरा हो, या जो है वेद से निकली हुई है, या भारतीय ज्ञान परंपरा जो है पूरे बृहत्तर भारत को व्यापृत करके रखती है। जितना भी हमारा जो भारतीय चिंतन हो, जो शास्त्र सम्मत चिंतन हो, वह चिंतन जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन उस भारतीय ज्ञान परंपरा पर अगर हमें व्यवस्थित चिंतन करना है, वैज्ञानिक चिंतन करना है, परिष्कृत चिंतन करना है, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का हमें तत्वान्वेषण करना होगा। और एनईपी 2020 यही कहती है कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर विचार करिए। अब प्रश्न होता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है? आप भारतीय ज्ञान प्रणाली को भारतीय ज्ञान प्रविधि कह सकते हैं या भारतीय ज्ञान पद्धति कह सकते हैं, और उस भारतीय ज्ञान पद्धति के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने का प्रयास करिए। अब भारतीय ज्ञान पद्धति को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? जैसे एक तो होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की तत्व मीमांसा, ontological study of the Indian intellectual tradition can be treated as a Indian knowledge system। तो हमें क्या करना है? भारतीय ज्ञान प्रणाली में एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा की तत्व मीमांसा क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से वो तत्व हैं जिन पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को हम भारतीय ज्ञान परंपरा को हम व्याख्यायित कर सकते हैं। उन मौलिक तत्वों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का दूसरा अवयव है जिसको हम कैसे कह सकते हैं कि एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमाण मीमांसा क्या है, कौन कौन से साधन हैं जिन साधनों पर तत्वान्वेषण करके हम भारतीय ज्ञान परंपरा को हम जान सकते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी भी करने की आवश्यकता है। इसी तरह से मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा की सत्ता मीमांसा क्या है, वह ऐसे कौन कौन से तत्व भारतीय ज्ञान परंपरा में हैं जिसका तो हम अनुभव तो करते हैं लेकिन उनका हम शब्दों में निर्वचन नहीं कर सकते। उन तत्वों पर भी हमें व्यवस्थित रूप से, परिष्कृत रूप से हमें विचार करने की आवश्यकता है, उन पर तत्वान्वेषण करने की आवश्यकता है। अगला तत्व, एक्सियोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। एक्सियोलॉजिकल स्टडी मींस या एक्सियोलॉजी ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा की आचार मीमांसा क्या है, उस आचार मीमांसा पर हमें प्रविधिगत चिंतन करने की आवश्यकता है। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा को हम जान करके हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन
होता है, चाहे वह फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वह साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वह स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या हमारा मेटलिस्टिक डेवलपमेंट हो या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, अर्थात हमारा जो अभ्युदय हो या निश्रेयस हो। तो आचार मीमांसा पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम जानना चाहते हैं तो भारतीय प्रणाली के रूप में, ज्ञान प्रणाली के रूप में एक्सियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल स्टडी ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, हमारा जो भारत है, अगर भारत की यूएसपी अगर आप जाने तो यूएसपी हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट कि भारत को हम कैसे कह सकते हैं कि भारत भारत है, तो एक तो संस्कृत से और दूसरा जो है संस्कृति से। और संस्कृति में क्या प्रधान है? अध्यात्म प्रधान है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है जो पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल बन सकता है, पूरे विश्व को एक दिशा दे सकता है, तो हमारे जो स्पिरिचुअल साइंस है उस स्पिरिचुअल साइंस की भी स्टडी करने की आवश्यकता है, प्रविधिगत उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए। इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, भाषा शास्त्रीय अध्ययन, भाषा पर ऋषियों ने वैदिक काल से लेकर के आज तक चिंतन किया है, चाहे वह अपौरुषेय शास्त्र का ग्रंथ हो, चाहे वह पौरुषेय शास्त्र का ग्रंथ हो, चाहे वह काव्य का ग्रंथ हो या काव्य शास्त्र का ग्रंथ हो, प्रत्येक जगह आपको भाषा पर उनका जो है एक प्रविधिगत चिंतन दिखाई देता है, जिसे हम शाब्द बोध के रूप में जानते हैं। नैयायिकों का शाब्द बोध है, वैयाकरणों का शाब्द बोध है, मीमांसकों का शाब्द बोध है, साहित्य शास्त्रियों का भी शाब्द बोध है। तो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए हमें भाषा शास्त्रीय चिंतन भी करना होगा और इस तरह से बताना होगा कि जो भाषा भारतीय भाषा विज्ञान है वह पाश्चात्य भाषा विज्ञान से भिन्न है और उसका अपना एक वैशिष्ट्य है। इसी तरह से स्पिरिचुअल कल्ट अर्थात बिना आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, बिना आध्यात्मिक मनसा के, बिना सत्व गुण के उद्रेक के आप भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं जान सकते। इसलिए स्पिरिचुअल कल्ट पर भी जो है चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए अपने अंदर जो है ऐसी पात्रता लाएं, ऐसा अधिकारित्व लाएं और बिना उस अधिकारित्व के जिसमें सत्व गुण का उद्रेक होता है हम भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं जान सकते। और इसीलिए इन्हीं सब बिंदुओं पर जब हम चिंतन करेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली के रूप में तो उसके आधार पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को एक परिष्कृत परिमार्जित रूप में, वैज्ञानिक रूप में न केवल भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए दिखा सकते हैं कि यह हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो एक तो प्रविधिगत अध्ययन करने की आवश्यकता है, भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय ज्ञान परंपरा में भेद को समझें और कैसे आपस में दोनों पूरक हैं, क्या उनमें आपस में अंतर संबंध है, इस तरह से हमें जानने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, अब प्रश्न होता है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ चाहे वह भारतीय ज्ञान हो, उस ज्ञान का अपना कोई न कोई विषय होता है। यदि भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में देखें तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान का विषय क्या है? तो ज्ञान का विषय है पूरा यह विश्व अर्थात ब्रह्मांड। तो पूरा विश्व जो है वह ज्ञान का हमारा जो है विषय है, ज्ञान वो है विषयी है, दोनों में विषय विषयी भाव संबंध है। इसलिए ज्ञान को सविषयक पदार्थ कहा गया है। इफ यू आर हैविंग द नॉलेज so it must have the content, without the content knowledge cannot be represented। so content क्या है, इस ज्ञान का विषय क्या है? इस भारतीय ज्ञान का अगर विषय अगर देखा जाए तो विषय को एक शब्द में अगर व्याख्यायित करें तो वह है वेद। और उस वेद को सिर्फ हम ही नहीं कहते कि वेद जो है पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, या हम कह सकते हैं सबसे वास्ट लिटरेचर है। जो एक लाइन में कहा जाता है कि द ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशिएंट एंड वास्ट लिटरेचर इन दिस वर्ल्ड। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूनेस्को ने कहा है। इसीलिए ऋग्वेद को एक हेरिटेज टेक्स्ट के रूप में यूनेस्को ने जो है इसको जो है सिद्ध किया है। केवल ऋग्वेद को ही नहीं, केवल वेद को ही नहीं, अपितु वेद का जो गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन होता था, अर्थात जो चैंटिंग है, जो पाठ विधान है, उस पाठ विधान को भी जो है यूनेस्को ने एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में पूरे विश्व के समक्ष जो है उसको जो है उन्होंने सिद्ध किया है कि चैंटिंग द वेदा in which manner the Veda has been recited, that can be treated as a heritage culture for all the humanity। पूरे विश्व के लिए वह हेरिटेज कल्चर है, केवल सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, ये यूनेस्को ने सिद्ध किया है। अब प्रश्न होता है कि इस जो ज्ञान का विषय जो वेद है, उस वेद में ऐसी क्या चीजें हैं, वेद में क्या है? तो वेद में इसी पूरे विश्व का ज्ञान है।
तो विश्व का मतलब क्या है? अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान है। इसीलिए वेद को जो है कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। द वेदा कैन बी ट्रीटेड द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटायर मल्टीवर्स। अर्थात इस मल्टीवर्स के लिए अगर हम कहते हैं कि कोई संविधान होता है जिस संविधान पर जो है पूरा संसार चलता है या देश चलता है, तो पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत क्या है, उस ब्रह्मांड के सिद्धांत को या उस संविधान को हम जो है वेद के रूप में जान सकते हैं। इसीलिए वेद को कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और उस वेद में जो सबसे मूल तत्व है उसे हम कहते हैं ऋत, जो कॉस्मिक लॉ है। उस कॉस्मिक लॉ पर जो है पूरे ब्रह्मांड की जो है वह व्याख्या की जाती है या पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो जो उस वेद में जो ज्ञान है वह ज्ञान किसका है? इस ब्रह्मांड का है। उस ब्रह्मांड को कितने भागों में बांट सकते हैं, उस लोक को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो लोक भी जो है दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक लोक है और दूसरा कृत्रिम लोक है। अर्थात एक तो नेचुरल वर्ल्ड है और दूसरा क्रिएटेड वर्ल्ड है। दो प्रकार के संसार हुए। जैसे कवि का जो संसार है वह क्रिएटेड वर्ल्ड है, और जो एक वर्ल्ड ऐसा है जो गिवन है, जो ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया है। दोनों प्रकार के संसार का चिंतन वेद में मिलता है। अब फिर कहते हैं कि प्राकृतिक वर्ल्ड के कितने भाग हैं? प्राकृतिक वर्ल्ड भी जो है दो प्रकार का है, एक अंतर जगत है और दूसरा जो है बाह्य जगत है। और इसी तरह से जो कृत्रिम वर्ल्ड है वह भी दो प्रकार का है, एक जो है इंटरनल है और दूसरा जो है पार्टली एक्सटर्नल है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम या जो है कृत्रिम वर्ल्ड का जो है या उदाहरण हो सकता है, लेकिन जब अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ करके जो हमें रसानुभूति होती है वह उस कृत्रिम वर्ल्ड का जो है इंटरनल जो है क्रिएटेड वर्ल्ड के रूप में जाना जा सकता है। तो जो पूरा विश्व है उस विश्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक के भी दो भाग हैं, एक तो जो है पार्टली इंटरनल और दूसरा पार्टली एक्सटर्नल। और कृत्रिम वर्ल्ड का भी दो भाग है, एक पार्टली इंटरनल और पार्टली एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब इस जो लोक है, इस लोक को प्रमाण मीमांसा के द्वारा जो है इसको जो है कॉग्निजेंट वर्ल्ड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अर्थात जो विश्व है उस विश्व को ज्ञानमय विश्व के रूप में प्रमाणित जो है परिवर्तित किया जाता है प्रमाण मीमांसा के द्वारा। और जो हमें विश्व का ज्ञान हो गया, विश्व का अनुभव हो गया, तो लिंग्विस्टिक्स के द्वारा श्रेयस होता है। तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी हम जो है वह ज्ञान प्रदान करें जिससे उनका भी जो है परम जो है कल्याण हो सके। मुक्तः अन्यान विमोचयेत्, यही ऋषिगण कहता है कि यदि हम एक बार लिबरेटेड हो गए, एक बार हम ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, ऋषिगण बन जाता है कि हम दूसरों को लिबरेट कर सके। तो इस तरह से जो है ज्ञान का जो उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वविध कल्याण। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ जो है भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिमान विश्व मंगल कारक वेद और विज्ञान को जो है जानने समझने का प्रयास यदि हमारे विद्यार्थी करें, अपने शोध प्रपत्रों के द्वारा चिंतन करें, मेथोडोलॉजिकल रिसर्च करें। ध्यान रखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के इस समय रिसर्च के दो ही प्रविधि हैं। एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी चिंतन करिए, जिसको हम कहेंगे अप्लाइड संस्कृत। ज्ञान परंपरा को टेक्नोलॉजी से जोड़िए। और दूसरा है या तो कोर रिसर्च करिए। जब कोर रिसर्च करते हैं तो कोर रिसर्च में मेथोडोलॉजिकल चिंतन करिए, प्रविधिगत चिंतन करिए। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि संस्कृत को केवल संस्कृत के ही विद्यार्थी नहीं सुनेंगे, संस्कृत को संस्कृतेतर लोग भी सुनेंगे। हमारे ज्ञान को पूरा विश्व जो है सुनने और समझने का प्रयास करेगा, उसको फॉलो करने का प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बहुत ही धैर्य से सुना। जो है विश्व भाषा में संसार के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भाषा में संसार के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है वहीं से ज्ञान परंपरा का उद्भव होता है। जितनी ही मजबूत भाषा होगी, अर्थात उस भाषा का जो विज्ञान होगा, जितना परिष्कृत होगा, परिमार्जित होगा, उस भाषा में जो ज्ञान होगा उतना ही परिष्कृत, परिमार्जित और वैज्ञानिक होगा। और ऋषियों ने इसीलिए वैदिक काल से जो है भाषा पर चिंतन किया। क्यों चिंतन किया? यदि भाषा हमारी परिष्कृत और परिमार्जित होगी, वैज्ञानिक होगी, तो निश्चित रूप से उस भाषा में जो कूटीबद्ध ज्ञान होगा वह उतना ही परिष्कृत, परिमार्जित और वैज्ञानिक होगा। और इसीलिए संस्कृत भाषा को ऋषियों ने चुना, क्योंकि संस्कृत भाषा इज द मोस्ट रिफाइंड लैंग्वेज,
most, we can say, the grammatical bound language, trans-regional language, trans-cultural language। तो संस्कृत भाषा को ऋषियों ने चुना कि उसमें जो विश्व का ज्ञान होगा वह उतना ही परिष्कृत और परिमार्जित होगा, और इसीलिए भाषा पर चिंतन ऋषियों ने वैदिक काल से किया, जिसे हम पाठ विधान के रूप में जान सकते हैं। पाठ विधान क्या था? चाहे वह प्रकृति पाठ हो, चाहे वह कृत्रिम पाठ हो। प्रकृति पाठ के भी 3 भाग हम लोग जानते हैं, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। विकृति पाठ के भी 8 भाग हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, धना। ये पाठ विधान क्या है? ऋषियों ने इजाद किया एक डिवाइस, जिसके द्वारा वो जो ट्रांसम्यूटेड नॉलेज था उसको जो है हम एज इट इज जनरेशन टू जनरेशन दूसरों में रिप्रेजेंट कर सके बिना किसी विचलन के। तो पाठ विधान जो है वह अपने आप में वैज्ञानिक चिंतन था, एक विज्ञान था, और उस पर लिंग्विस्टिक्स की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है इस भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में। अब यदि हम वेद ही हमारा जो है पाठ विधान पर आश्रित है, पाठ विधान उतना ही वैज्ञानिक है, उतना ही हम कह सकते हैं कि परिष्कृत और परिमार्जित है, तो जो वैज्ञानिक तत्व है वह अपने आप में स्वतः उसमें अनुस्यूत हो जाता है। इसीलिए वेद के लिए जो 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग में से 4 वेदांग अगर आप देखेंगे तो वह भाषा शास्त्र से संबंधित हैं, और 2 वेदांग जो है वह मैथमेटिक्स से संबंधित है। जैसे व्याकरण हुआ, छंद हुआ, निरुक्त हुआ, और इसी तरह से जो है हम कह सकते हैं शिक्षा। ये 4 वेदांग भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, कल्प और ज्योतिष मैथमेटिक्स से संबंधित हैं। लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों बेसिक साइंस हैं पूरे मटेरियल वर्ल्ड की व्याख्या करने के लिए। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट का आधार क्या है? वह आधार क्या है? वह एक तो भाषा विज्ञान है और दूसरा मैथमेटिक्स है। जितने भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है वह इन्हीं लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स पर डेवलप हुआ है, और ऋषियों ने वेदांग में ही लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स का गहन चिंतन किया हुआ है। तो वैज्ञानिक तत्व जो है वास्तव में पूरा का पूरा वेद जो है अपने आप में जो है पूरा विज्ञान है, वह वैज्ञानिक रूप से उसमें जो है वह चिंतन दिखाई देता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं, या जैसा कि लोग सोचते हैं कि वेद ही क्या भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्स है, या इसके पहले की भी कोई परंपरा थी? यदि आप देखें तो वेद नित्य था, वेद स्वयंभू है, वेद स्वतः प्रमाणित है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद का ऋषि स्वयं कहता है। जब इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्जेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्कृतभ्यः की बात होती है तो वेद का ऋषि स्वयं जो है कहते हैं कि हमसे पूर्व के ऋषि थे। अर्थात वेद ही कोई ऐसा नहीं है कि वेद से ही जो है ज्ञान परंपरा का निकला हुआ है। वेद से पूर्व भी वो परंपरा थी, लेकिन परिष्कृत रूप में वैज्ञानिक रूप में जो चिंतन दिखाई देता है वह वेद के रूप में दिखाई देता है। यही नहीं, आप यदि अग्नि सूक्त में भी देख लीजिए, अग्नि सूक्त में भी ऋषि यही कहता है कि अग्नि ऋषि रीडियो नूतनैरुत। तो आप देख लीजिए कि अग्नि सूक्त जो वेद का प्रथम सूक्त है उसमें स्वयं कहते हैं कि ऋषि पूर्वे भी ऋषि। तो पूर्व अर्थात इसका मतलब है कि ऋषियों का चिंतन है वह सनातनी चिंतन है, नित्य चिंतन है, और वहां से प्रारंभ होता है। इसलिए वेद ही जो है आधार है, ऐसा मानने का हमें वो नहीं करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि वेद का चिंतन है वह इस वैदिक टेक्स्ट से पूर्व का चिंतन है, और वह सनातन चिंतन है, नित्य चिंतन है। तो इस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर वेद से जो संस्कृत वांग्मय की परंपरा निकलती है, संस्कृत वांग्मय में चाहे वह अपौरुषेय शास्त्र हो, चाहे वह पौरुषेय शास्त्र हो, चाहे वह शास्त्र की परंपरा रही हो, चाहे वह काव्य की परंपरा रही हो, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में स्वतः कहा है कि ये जो लोक का जो चिंतन हुआ है, यह लोक का चिंतन जो है वह वेद से ही अनुप्राणित है। बिना वेद के हम लोक को नहीं जान सकते। लोक का तात्पर्य है अर्थात उस शास्त्र से प्रकाशित, उस वेद से प्रकाशित जो क्षेत्र है, जो आलोकित क्षेत्र है, वही लोक कहलाता है। मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 97वें श्लोक में भी यही कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाः चत्वारश्च आश्रमाः पृथक् भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। अर्थात
ये जो तीनों लोक है, यह तीनों लोक जो है किससे जो है जाना जाता है, अर्थात तीनों लोक में क्या व्यापृत है, वह वेद व्यापृत है, शास्त्रीय चिंतन व्यापृत है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में यही बात कहते हैं कि इमानि चतुर्दश विद्या स्थानानि भू भुवः स्वः त्रयीम व्यासज्य वर्तन्ते, अर्थात ये चतुर्दश विद्या स्थान जो है वह पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक को व्याप्त होकर के जो है प्रतिष्ठित होता है। तो अर्थात यदि हमें लोक का ज्ञान करना है, लोक का मतलब केवल यह भौतिक लोक ही नहीं, अपितु पृथ्वी और अंतरिक्ष और देवलोक का तो हमें वेद से ही, शास्त्र से ही ज्ञान हो सकता है। प्रश्न होता है इस ज्ञान करने का उद्देश्य क्या है, हम ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? तो ज्ञान प्राप्त करने का जो है एक तात्कालिक उद्देश्य है और दूसरा जो है वह परम उद्देश्य है। तात्कालिक उद्देश्य हमारा अभ्युदय कहलाता है और परम उद्देश्य जो है वह निःश्रेयस कहलाता है। अर्थात इस ज्ञान के द्वारा हम अपना भौतिक विकास करना चाहते हैं और केवल भौतिक विकास तक ही हम सीमित नहीं रहना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते हैं। और ये भौतिक विकास जो है ये अभ्युदय भी है, वह अभ्युदय केवल इंडिविजुअल अभ्युदय नहीं है, एक कलेक्टिव अभ्युदय है। अर्थात हम अपना जो है व्यक्तिगत रूप से अभ्युदय करें, फिर हमारे पास जिम्मेदारी बन जाती है कि हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी हम जो है अभ्युदय करें। इसी तरह से जब हम इस